सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। सो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है क्रिप्स योजना तथा संविधान सभा। क्रिप्स योजना क्या थी? जब जापान ने भारत की सीमा पर हमला कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 1942 में सर क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने अपनी योजना में उन सिद्धांतों का वर्णन किया जिसके अनुसार संविधान सभा की स्थापना होनी थी। क्रिप्स योजना ने संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव, यानी कि जब जापान ने भारत की सीमा पर हमला कर दिया था तो उस समय ब्रिटिश को क्या हो गया, उनको आवश्यकता पड़ गई किसकी? भारतीय लोगों की, क्योंकि जापान ने एकदम से हमला कर दिया तो सीमा पर, वो भी भारत की, और उस समय क्या था? ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश के लोगों ने ये कहा कि भाई तुम हमारा इस युद्ध में तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हें तुम्हारा संविधान बनाने देंगे, ठीक है। परंतु भारतीय संविधान के जो लोग थे उन्होंने ये कहा भाई तुम चलो ठीक है, हम तुम्हारा साथ भी दे रहे हैं, फिर तुमने आगे चल के मना कर दिया तो तुमने ये बोल दिया भाई हमने तो कहा ही नहीं थी वाली चीज। तो फिर क्या हुआ, जो जापान ने भारत सीमा पर हमला कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों से बोला कि भाई तुम हमारा साथ दो। फिर 1942 में एक क्रिप्स योजना भारत भेजी, ठीक है। क्रिप्स ने अपनी योजना में उन सिद्धांतों के वर्णन किया। उन्होंने ये बताया, कुछ बातें बताई कि भाई इसके अनुसार आपका जो संविधान है उसकी स्थापना होनी चाहिए, जो इस तरह से थी। भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाएगी, जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा निर्माण युद्ध के पश्चात किया जाएगा। यानी कि ये जो लोग आए थे, जो कि योजना जो आई थी भारत, उन्होंने ये कहा कि भाई जो तुम्हारा संविधान बनेगा ना वो तब बनेगा जब युद्ध हमारा खत्म हो जाएगा जापान से, क्योंकि उस समय जापान ने हमला कर दिया था भारत की सीमा पर। तो उन्होंने ये बोला ब्रिटिश लोगों ने कि भाई तुम हमारा साथ दो, जैसे युद्ध समाप्त होगा हम तुम्हें तुम्हारा संविधान बनाने देंगे। फिर दूसरा सुझाव उन्होंने ये दिया, संविधान सभा के कुछ सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा की ओर से किया जाएगा और कुछ सदस्यों का भारतीय रियासतों की राजा नियुक्त करेंगे। यानी कि उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ चुनाव तो प्रांतीय विधानसभा करेगी और कुछ चुनाव जो राजा थे, क्योंकि पहले तो राजा का शासन था, ठीक है, तो जो भारतीय रियासतों के जो राजा थे वो नियुक्त करेंगे, वो चुनेंगे। और तीसरा जो उनका सुझाव था वो था, संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकृत करेगी जबकि उन प्रांतों तथा रियासतों को जो इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार होगा। ऐसे प्रांतों और रियासतों को कुछ समय पश्चात संघ में सम्मिलित होने का अधिकार होगा। जो प्रांतों और रियासतों से बाहर रहेगी उनको भारतीय संघ के समान दर्जा दिया जाएगा। संविधान सभा एक समझौते द्वारा ये विश्वास ब्रिटिश सरकार को दे देगी वह अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा ठीक ढंग से करेगी। क्रिप्स योजना के अंतर्गत संविधान सभा का प्रस्तुत किया गया ढांचा बहुत ही दोषपूर्ण था। यानी कि जो पूरा उन्होंने ये बताया, क्रिप्स योजना के जो लोग आए थे भारत, उन्होंने क्या करे, पूरा ढांचा दिया कि इस तरह से भाई तुम अपना संविधान बनाओ, इतने सदस्य होने चाहिए, ठीक है, ये लोग नियुक्त करेंगे, कुछ सदस्य प्रांतों से होंगे, कुछ सदस्य राजा नियुक्त करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और मतलब ये बोला गया कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, उनकी जो हितों की जो रक्षा है वो भी ठीक ढंग से हो सकी। तो ये पूरा जो सुझाव था बिल्कुल ही दोषपूर्ण था, यानी कि बहुत ही खराब था, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते थे उस समय कि अगर हम हाँ भी कर दें उनके युद्ध को लड़ने के लिए, अगर हम हाँ भी कह दें तो भाई क्या ऐसा, मतलब क्या सबूत था कि भाई वो हमें आगे चल के युद्ध के बाद हमें अपना संविधान बनाने देंगे, ठीक है। तो जब ये चीज जब पढ़ी तो उस समय हमने इनकार कर दिया, भाई नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। तो ये चीज हो गई। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी क्रिप्स योजना। अब बात करें कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा की रचना के बारे में सुझाव। अब भाई कैबिनेट मिशन क्रिप्स योजना ने बता दिया, अब कैबिनेट मिशन ने भी संविधान सभा के लिए एक सुझाव दे दिया, ठीक है, उन्होंने भी एक अपना ढांचा तैयार करके दिया। क्या हुआ, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट भारत पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और
सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे। इसने सभी राजनीतिक दलों के जो नेताओं थे उनसे बातचीत करके एक योजना प्रस्तुत की जिसे कैबिनेट मिशन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये कैबिनेट भारत पहुंचा तो इसमें 3 सदस्य आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। इन्होंने क्या करा, जितने भी राजनीतिक दल थे उन सभी से बातचीत करी। ठीक है, अभी भी देखो आप यहाँ पे 1946, ठीक है, तो अभी भी हमारा जो देश है वो आजाद नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी हमारा देश जो है वो आजाद नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ, अभी भी संविधान बनाने की यहाँ पे जो लड़ाई है वो भी चल रही है कि कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब कैबिनेट आ गई, उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करी और उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना में संविधान सभा की रचना के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया था, जो कि इस प्रकार था। तो कैबिनेट मिशन ने क्या करा, एक योजना तैयार की संविधान सभा के लिए कि भाई तुम्हारा संविधान इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, तो वो योजना इस प्रकार थी। तो पहला था, संविधान सभा के कुल सदस्य होंगे, इनमें से 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों के द्वारा भेजे जाएंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए जाएंगे तथा शेष 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। तो अब देखो बात तो वही आ गई फिर, क्योंकि हमने तो ये वाली चीज कही थी कि भाई जो संविधान बनेगा वो भारत के द्वारा बनेगा। अब ये कैबिनेट मिशन बोल रहा है कि भाई जो 290 सदस्य होंगे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व होंगे। भाई ये चीज तो कराते, हमने तो डायरेक्ट ही मना करा था कि कोई भी ब्रिटिश शासन नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, जितने भी लोग होंगे सारे भारतीय होंगे। फिर उन्होंने तीसरा बोला, प्रत्येक प्रांत अपनी जनसंख्या के आधार पर 10 लाख व्यक्तियों के पीछे एक सदस्य संविधान सभा में भेजेगा और प्रांतों द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी विभिन्न जातियों में अपनी अपनी संख्या के आधार पर बांटी जाएगी। यानी कि दूसरा उन्होंने ये बोला कि भाई जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे ना, ठीक है, उनको किसके आधार पर चुना जाएगा, किसके जातियों के आधार पर उनको बांट दिया जाएगा। ठीक है, प्रांत। फिर तीसरा उन्होंने बोला, प्रांतों को दिए गए स्थान उनमें रहने वाली मुख्य जातियां हिंदू, सिख, मुसलमान में उन्हीं की संख्या के आधार पर विभक्त किए जाएंगे। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई जो ये मुख्य जातियां हैं, ठीक है, इनके जो सदस्य हैं, ठीक है, वो हम खुद चुनेंगे, उनकी जो संख्या है वो हम खुद चुनेंगे। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उसके सदस्य द्वारा ही चुने जाएंगे। ठीक है, तो उसकी जो जाति है, मतलब आप ये समझो कि भाई इन्होंने जो ये पूरा सुझाव दिया पूरा मतलब भेदभाव पर है। ठीक है, हमने तो डायरेक्ट मना करा था कि कोई भेदभाव नहीं होगा, मगर जो संविधान बनेगा वो भारतीय द्वारा बनेगा। मगर जो कैबिनेट के जो लोग थे इन्होंने पूरा भाई जातियों को सेड़ दी बीच में। ठीक है, जातियां बोले भाई जातियों के आधार पे लोगों को बांटा जाएगा, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत थी। फिर क्या हुआ, केवल 3 प्रकार के वर्गों में मतदाताओं को बांटने का निश्चय हुआ। यानी कि इन्होंने बोला कि भाई जो संविधान सभा में जो लोग बैठेंगे ना, उनका 3 वर्गों पे मतदान होगा। वो किसको होगा, साधारण, जिसमें कि हिंदू, पारसी, इग्लो, इंडियन तथा भारतीय ईसाई भी सम्मिलित थे, और मुस्लिम तथा सिख केवल पंजाब में। ठीक है, जो पंजाब में जो मुस्लिम थे और सिख थे वो केवल पंजाब के ही होने चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों ने मतदाताओं को बांट दिया। 5वां इन लोगों ने बोला, देशी रियासतों की प्रतिनिधि प्रत्येक रियासत द्वारा जनसंख्या के आधार पर भेजे जाने थे। उनके चुनाव का तरीका प्रांतों और रियासतों को मिली जुली समिति के द्वारा तय किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये था आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, जिन्होंने सुझाव दिया कि भाई भारत संविधान कैसा बनना चाहिए। अब बात करें संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था मुस्लिम जो जिन्ना थे उन्होंने संविधान सभा का मतलब विरोध किया। ठीक है, वो मैंने आपको रीजन भी बताया कि किस लिए विरोध किया, और बहुत से कारण थे बहुत से कारण थे जिनका मतलब संविधान सभा का उन्होंने क्या करा, बहिष्कार करा और उसका विरोध किया। अब क्या है, संविधान सभा में कांग्रेस को भारी बहुमत देकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। क्या हुआ, जब संविधान सभा में कांग्रेस को भारी बहुमत देकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। जब संविधान सभा के लिए यानी कि चुनाव हुए कि भाई कौन कौन बैठेगा, ठीक है, तो उस समय मुस्लिम लीग को बहुत ही कम वोट मिले। तो उस समय क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने उसका ये बोला कि भाई हम संविधान सभा का बहिष्कार करेंगे। ठीक है,
उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि भाई हम बहिष्कार करना चाहेंगे। फिर क्या हुआ, 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कहा गया कि यदि संविधान में भारतीय जनता के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो उसके द्वारा बनाया गया संविधान उस बात पर लागू नहीं किया जाएगा। इस घोषणा में मुस्लिम लीग का उत्साह और बढ़ गया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान सभा ने अपना कार्य आरंभ किया। 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी, भाई कि अगर तुम्हारे संविधान सभा में, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं होंगे तो फिर जो तुम्हारा संविधान है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, मुस्लिम लीग तो था ही उसके विरोध संविधान सभा के, तो उनका जो उत्साह था वो और बढ़ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान ने अपना कार्य क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या बोला, भाई ठीक है जैसा तुम बोल रहे हो वैसा देखा जाएगा बाद में। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना मुस्लिम लीग को देखा ना ब्रिटिश लोगों को देखा। उन्होंने जो उनका कार्य था संविधान को बनाने का वो शुरू कर दिया। देश के प्रसिद्ध उच्च सूझबूझ वाले नेता, वकील तथा राजनीतिक सम्मिलित हुए। यानी कि संविधान सभा जब बनाया गया तो उसमें मतलब बहुत ऊंच सूझ वाले नेता थे, सोच समझ वाले नेता थे, वकील थे, बहुत से राजनीतिक नेता भी शामिल थे। इनमें मुख्य नेताओं के नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ भाई, कन्हैयालाल मणिक, लाल मुंशी, हदयनाथ कुंजरू, पुरुषोत्तम दास, टंडन टीटी, कृष्णमाचारी आचार्य, कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्ण आदि। इन सब ने अपनी योग्यताओं के अनुसार संविधान बनाने में महान कार्य को सफल बनाने में भारत माँ की अमूल्य सहायता की। यानी कि जो नेता थे, महान नेता थे, इनके सामने, इनके द्वारा एक संविधान तैयार किया गया। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय शब्दों का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर मतभेद नहीं होने दिया जाएगा। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान के तीसरे भाग में समानता का अधिकार दिया गया। यानी कि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसका जो संविधान का जो तीसरा भाग है, संविधान का तीसरे भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार बताया गया है। सबों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति का हो, सभी को ही इक्वल समानता उसको दी जाएगी। फिर आता है आर्थिक नियम, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय से यह अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के समान अवसर प्राप्त हो तथा उस कार्य के लिए उचित वेतन प्राप्त हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के संविधान के चौथे भाग में राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि राज्य इस बात का यत्न करे कि देश के भौतिक साधनों का विभाजन इस प्रकार हो कि जिनसे अधिक जन कल्याण हो सके। यानी कि आर्थिक नियम का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसकी आजीविका उसके आधार पर ही उसको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गरीब है तो उसको कम मिले या फिर वो अमीर है तो उसको ज्यादा मिले। ठीक है, सबों को ही इक्वल मिलनी चाहिए। संविधान के चौथे भाग में एक राजनीतिक निर्देश सिद्धांत दिया गया है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अगर राज्य इस बात का यत्न करे, अगर हमारे देश में स्टूडेंट्स भौतिक साधन बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, तो इससे क्या हमारे देश का जो जन कल्याण है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से शासन चलेगा। ठीक है, और हमारा जो देश है वो भी बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड होगा। अब बात करें राजनीतिक न्याय, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को धर्म, जाति आदि के भेदभाव के बिना समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक नागरिकों को एक मत देने का अधिकार दिया गया है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति का हो, तो बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो चुनाव लड़ सकता है और प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त है। अब बात करें गणराज्य शब्द की व्याख्या करो। राज्य की परिभाषा करते हुए मिस्टर मेडिसन ने कहा है कि गणराज्य कैसी सरकार है जिसकी शक्तियां
जिसकी शक्तियों का सूत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का महान समूह है तथा जिसकी शक्तियों का प्रयोग उन लोगों द्वारा होता है जो अपने पद पर निश्चित समय की व जनता की प्रसन्नता या अपने सद्व्यवहार तक रहते हैं। मैट्रिक द्वारा दी गई परिभाषा भारत पर पूर्ण रूप से लागू होती है। बाद में सरकार की शक्तियों का अंतिम सूत्र है और शासन जनता की प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमें संविधान में संशोधन करना है, संशोधन का मतलब होता है संविधान में चेंजेस करना, ठीक है। कोई भी अगर हमें कानून उसमें ऐड करना है या फिर कोई भी कानून हमें बदलना है तो वो कौन करती है? संसद करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, गणराज्यपाल आदि का कार्य संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। अंत भारत, अमेरिका व स्विट्जरलैंड पूर्ण रूप से गणराज्य है। सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल पे आप नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना